अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े दिलचस्प तिब्बी नज़रिए पर बात कर रहे हैं, कानून मुफरद आज़ा, और ख़ास तौर पर उसके एक तशख़ीसी तरीक़े यानी पेशाब के ज़रिए तशख़ीस, जिसे क़ारूरा शनासी कहते हैं, उस पर ज़रा गहराई में जाएंगे। जी बिल्कुल। ये नज़रिया हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब का पेश करदा है, और ये जो रिवायती यूनानी तिब का नज़रिया अखलात था ना, उससे एक कदम आगे है। अच्छा, वो कैसे? यानी अखलात से आगे कैसे? देखिए, रिवायती तिब ज्यादातर समझती थी कि बीमारी जिस्म की रुतूबतों यानी अखलात जैसे खून, बलगम, सफरा, सौदा, इनके बिगाड़ से होती है। लेकिन कानून मुफरद आज़ा कहता है कि असल जड़ वो जिस्म के बुनियादी आज़ा हैं। बुनियादी आज़ा कौन से वाले? जी, 3 बुनियादी निज़ाम या आज़ा। आसाबी निज़ाम यानी दिमाग और आसाब, उज़लाती निज़ाम मतलब दिल और पट्ठे, और गुद्दी निज़ाम यानी जिगर और दूसरे गुदूद। अच्छा, तो ये नजरिया इन आज़ा पर फोकस करता है। बिल्कुल। ये कहता है कि बीमारी इन तीनों में से किसी एक उज़्व की गैर तबई तेजी, जिसे तहरीक कहते हैं। तहरीक यानी ओवर एक्टिविटी? जी बिल्कुल। एक उज़्व ओवर एक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से फिर दूसरा उज़्व सुस्त पड़ जाता है, उसे तस्कीन कहते हैं। और तीसरा उज़्व वो तहलील का शिकार हो जाता है, मतलब कमजोरी या सोजिश। अच्छा, तो ये तहरीक, तस्कीन और तहलील ये बीमारी की कैफियत बनाती हैं? जी हाँ, सेहत इन तीनों के तवाजुन का नाम है। तो फिर तशखीस कैसे होती है? इस अदम तवाजुन का पता कैसे चलता है? सुना है नब्ज और पेशाब बहुत अहम है। आपने सही सुना। नब्ज देखना और पेशाब का मुआयना यानी कारूरा शनासी, ये इस नजरिए में तशखीस के आप कह लें बुनियादी सुतून हैं। आज हम जरा कारूरा शनासी पर ज्यादा बात करते हैं। ये क्या है असल में? जी, कारूरा शनासी कोई आम सी बात नहीं, ये बाकायदा एक मुशाहिदाती इल्म है, और इसमें खास तौर पर सुबह का पहला पेशाब वो बेहतरीन माना जाता है। क्यों सुबह का पहला ही क्यों? वो इसलिए कि रात भर के आराम के बाद जिसमें जो कुछ चल रहा होता है, वो पेशाब उसकी सही अक्कासी करता है, उसमें मिलावट कम होती है। अच्छा, तो इस मुआयने में क्या क्या देखते हैं? मतलब सिर्फ रंग? नहीं नहीं, सिर्फ रंग नहीं, कई चीजें हैं, लेकिन हाँ, रंग बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर, अगर पेशाब बिल्कुल पानी जैसा बेरंग या सफेद है, तो ये उमूमन आसाबी तहरीक की अलामत होता है, यानी जिस्म में सर्दी तरी ज्यादा है। और अगर पीला हो? हल्का पीला तो ठीक है, नॉर्मल, लेकिन अगर गहरा जर्द या समझे नारंगी सा हो जाए, तो ये गुद्दी तहरीक यानी गर्मी की तरफ इशारा करता है। कभी कभी सुर्खी माइल रंग भी होता है, जो शदीद गर्मी, खुश्की या बाज़ौकात खून आने की निशानी भी हो सकता है। ये तो हुई रंग की बात, और क्या अहम है इसमें? इसका कवाम यानी गाढ़ापन या पतला होना। इसे कवाम कहते हैं? कवाम यानी कंसिस्टेंसी? जी, कंसिस्टेंसी। अगर पानी की तरह पतला है तो सर्दी तरी यानी असाबी कैफियत, और अगर गाढ़ा है तो वो गर्मी खुश्की की तरफ इशारा हो सकता है, उस्लाती या गुद्दी कैफियत। इसको जांचते कैसे हैं गाढ़ेपन को? इसके भी तरीके हैं, जैसे शीशी को हिलाकर बुलबुले देखना, या तेल का कतरा डालकर देखना कि वो फैलता है या अपनी जगह रहता है। अच्छा, और बू का भी जिक्र था शायद? जी हाँ, बू यानी बू। अगर कोई खास बू नहीं तो आसाबी कैफियत हो सकती है, लेकिन अगर नागवार या तेज बू है तो वो गुदी मसले या सफरावी मादों की तरफ इशारा करती है। और एक खास बात, अगर फलों जैसी मीठी बू आए तो वो ज़ियाबीतस में कीटोन्स की अलामत हो सकती है। अच्छा, ये कीटोन्स वाली बात तो जदीद मेडिकल साइंस भी कहती है। बिल्कुल, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। मिकदार भी देखी जाती है, झाग जिसे रगवा कहते हैं, और तहनशीन जर्रात यानी रसूब। यानी काफी तफसील से मुआयना किया जाता है। जी, ये सिर्फ जाहिरी चीजें नहीं, इन सबको मिलाकर तहरीक, तस्कीन, तहलील के नजरिए के साथ जोड़कर पूरे जिस्म की कैफियत को समझने की कोशिश की जाती है। तो ये जदीद यूरिनालिसिस से कितना मुख्तलिफ है जो लैब में टेस्ट होता है? हाँ, फर्क भी है और कुछ मुमासलत भी। जैसा अभी जिक्र हुआ, मीठी बू और कीटोन्स ये मुश्तरक है। इसी तरह अगर पेशाब में बहुत झाग हो तो वो प्रोटीन की ज्यादती की तरफ इशारा हो सकता है, जो गुर्दों के मसाइल में होता है। ये जदीद तिब भी मानती है। सही। गहरा जर्द या भूरा रंग यरकान में बिलिरुबिन की वजह से। ये भी मुश्तरक है, लेकिन बुनियादी फर्क जो है ना, वो सोच का है, अप्रोच का है। वो कैसे?
ذرا وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو روایتی قارورہ شناسی ہے، یہ ایک کیفیتی یعنی کوالٹیٹیو طریقہ ہے۔ یہ حکیم کے مشاہدے، تجربے اور فہم پر مبنی ہے، اور اس کا مقصد پورے جسم کے مزاج کو، اس کے مجموعی عدم توازن کو سمجھنا ہے۔ ہولسٹک ہے۔ اچھا، اور جدید ٹیسٹس؟ جدید یورینالیسز وہ مقداری یعنی کوانٹیٹیو ہے اور اسپیسیفک ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ پیشاب میں فلاں کیمیکل یا فلاں سیل کی ٹھیک کتنی مقدار موجود ہے۔ بہت مخصوص معلومات دیتا ہے۔ تو پھر کیا یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی ضد ہوئے یا ان کو ملا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے ضد میں ہی ہے، یہ ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کمپلیمنٹری کیسے؟ ایسے کہ قارورہ شناسی ایک فوری، کم خرچ اور ظاہر غیر تکلیف دہ اطلاعی اشارہ دے سکتی ہے۔ خاص طور پر جہاں جدید لیب فوری دستیاب نہ ہو۔ حکیم ایک اندازہ لگا سکتا ہے، اور پھر اس اندازے کی تصدیق جدید ٹیسٹ سے ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر پھر آپ مخصوص جدید ٹیسٹ کروا لیں تو تشخیص زیادہ پکی ہو جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ایک بڑی تصویر اور اس کی باریک تفصیلات دونوں کو ملانے والی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قانون مفرد اعضاء کے تحت یہ جو قارورہ شناسی ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات یا وہم نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ منظم مشاہداتی طریقہ ہے جو جسم کی اندرونی حالت اور اعضاء کے توازن کو سمجھنے کا ایک اپنا منفرد زاویہ فراہم کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ طریقہ آج بھی کارآمد ہو سکتا ہے، خاص طور پر کم وسائل والی جگہوں پر ایک اچھا ابتدائی تشخیصی ذریعہ ہے۔ اور جیسا ہم نے بات کی، یہ جدید طب کے ساتھ مل کر تشخیص کو اور زیادہ جامع اور بہتر بنا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تشخیص کے لیے صرف مشینوں اور نمبرز پر انحصار کافی نہیں، بلکہ باریک بینی سے کیا گیا انسانی مشاہدہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ صدیوں پرانا علم ہے، مگر آج بھی اس میں حکمت موجود ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا صحت اور بیماری کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمیں واقعی اس طرح کے کلیاتی مشاہداتی طریقوں کو اور جدید مقداری تجزیوں کو، ان دونوں کو ساتھ ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ شاید اس امتزاج سے ہمیں تشخیص اور علاج کے کچھ نئے بہتر راستے مل سکیں۔ غور طلب نقطہ ہے۔